फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है, मोदी सरकार ने जो एक नया ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क NHEQF नाम से जो जारी किया है, उस ड्राफ्ट पर केंद्रित हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। हो सकता है इसमें कुछ दिन और बातचीत करनी पड़े, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किलों वाला ड्राफ्ट है। और ये सबसे अफसोस की बात है कि ड्राफ्ट जारी होने के बाद में मैंने काफ़ी सर्च किया इंटरनेट पर, न तो शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रिया दिखाई दी और न विभिन्न विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर जो इंटरनेट पर काम करते हैं, लिखते हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी। जिस हायर एजुकेशन से हमारी रोटी रोजी चलती है, उस हायर एजुकेशन को नरेंद्र मोदी की सरकार कंप्लीट विध्वस्त करना चाहती है और उसे बाजार के हाथों बेचना चाहती है। और इस पर शिक्षकों और विद्यार्थियों में कोई चिंता का न होना, न किसी छात्र संगठन का कोई स्टेटमेंट दिखाई दिया मुझे। मैं नहीं जानता अगर कहीं छपा हो तो, लेकिन मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च किया। मैं रेगुलर अखबार पढ़ता हूं इंटरनेट से ही। इंटरनेट पर सैकड़ों मेरे दोस्त हैं जो कि शिक्षक हैं। तो मेरे लिए एक चिंता की बात है कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण ड्राफ्ट सरकार ने जारी किया, और वो भी यूपी इलेक्शन के जस्ट दौरान। लेकिन उस ड्राफ्ट को लेकर जो रिएक्शन होना चाहिए था, वो रिएक्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यही हो सकता था कि कुछ लोग यही कहते हैं कि भाई जैसा कि पहले किया था लोगों ने, ऐसे कुछ महानुभाव थे, ऐसे प्रोफेसर थे, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के भी लोग भी थे, उसमें और दूसरे विश्वविद्यालय के भी प्रोफेसर थे, जिन्होंने कि कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, वो क्रांतिकारी शिक्षा नीति है। उस क्रांतिकारी शिक्षा नीति के ही क्रम में यह ड्राफ्ट लाया गया है, जिसे वो लोग कह रहे हैं ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। ये ड्राफ्ट इंटरनेट पर अवेलेबल है और इसमें कुल 63 पन्ने हैं। मात्र 63 पन्ने के अंदर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की समूची एजुकेशन को अब टारगेट पर लाके एकदम ध्वस्त करने का बीड़ा उठा चुके हैं। और जिस व्यक्ति ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शानदार परंपराओं को ध्वस्त किया, जगदीश कुमार ने, उस जगदीश कुमार को इस ड्राफ्ट के साथ साथ यूजीसी का चेयरमैन बनाया गया। यूजीसी से उन्हें बाकायदा, यूजीसी ने ही यह ड्राफ्ट जारी किया है लोगों के बीच में बहस के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में जब भी विश्वविद्यालय, कॉलेज खुले, तो इस ड्राफ्ट के खिलाफ में और नई शिक्षा नीति के खिलाफ में छात्रों और शिक्षकों का जोरदार आंदोलन वैसे ही उठ के खड़ा होना चाहिए जैसा कि किसानों का आंदोलन उठ के खड़ा हुआ। अगर छात्रों और किसानों ने आंदोलन नहीं किया तो आप तय मान लीजिए, नरेंद्र मोदी ने, चूंकि रेलवे के मजदूरों ने आंदोलन नहीं किया, सारी रेलवे को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। चूंकि एयर इंडिया के मजदूरों ने आंदोलन नहीं किया, पूरी की पूरी एयर इंडिया और पूरा का पूरा एविएशन इंडस्ट्री प्राइवेट हाथों को बेच दी। और अगर आप अब एजुकेशन को बिकने से रोकना चाहते हैं, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन से रोकना चाहते हैं, तो आपको सड़कों पर उतरना होगा। किसानों ने यह हमें रास्ता दिखाया है कि उन्होंने बाकायदा सरकार के खिलाफ में एक साल एकजुट राष्ट्रीय आंदोलन करके किसानों के खिलाफ लाए गए बिल, जो 3 बदनाम बिल थे, उनको वापस लेने के लिए उसे मजबूर किया। नरेंद्र मोदी की सरकार विभिन्न बहानों के जरिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोल नहीं रही है।
लेकिन उसे खोलना चाहिए, और उसे खोलना चाहिए, और छात्रों और शिक्षकों को और उनके विभिन्न संगठनों को गैर जरूरी बातों पर लड़ाई लड़ने की बजाय और बहस करने की बजाय और फेसबुक पर लिखने की बजाय नई शिक्षा नीति और ये जो ड्राफ्ट, सो कॉल्ड ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो जारी किया गया है, इसके खिलाफ में लंबे समय के लिए एक आंदोलन की भूमिका तैयार करनी चाहिए। मैंने जब ये ड्राफ्ट पढ़ा और इस पर मेरे दिमाग में था कि मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा सा देर से बात करूं। मैं लुकाच और ब्रेख्त के बारे में मैं बात कर रहा था, तो मैं उसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन लगा कि इलेक्शन का टाइम है और दूसरी भी चीजें हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलेंगे, इसके पहले शिक्षकों के बीच में जाना चाहिए। क्योंकि विभिन्न शिक्षक संगठन अभी निष्क्रिय पड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी का उत्साह और भी बढ़ा हुआ है इस बीच में। अब इस ड्राफ्ट में क्या है, इसके हम कुछ पक्षों की आज चर्चा करेंगे, कुछ पक्षों की चर्चा बाद में करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे। कुछ पक्षों की चर्चा आज हम करेंगे। पहला जो पक्ष है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जिसे कहें कि किसी को आदत होती है ना, तो वो आदत से लाचार होता है। नरेंद्र मोदी आदत से लाचार है कि वे अगर अब क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, तो फ्रेमवर्क की बात करते समय उस ड्राफ्ट का सेकंड पैराग्राफ वो इस बात पर जोर देता है और इस बात को हाईलाइट करता है कि भारत में तो प्राचीन काल से विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था थी और 18 विश्वविद्यालय थे, और यह शिक्षा व्यवस्था 1800 वर्ष तक जारी रही। उस प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था को, प्राचीन कालीन विश्वविद्यालयों की व्यवस्था को उद्धृत करने का मकसद क्या है? क्या नरेंद्र मोदी में यह क्षमता है कि प्राचीन कालीन विश्वविद्यालयों की तरह वे विश्वविद्यालय चलाना चाहते हैं? वो खुल के कहें। प्राचीन कालीन विश्वविद्यालयों का जिक्र करने का मतलब यह कि प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय राजाओं और अमीरों के दान पर चलते थे, और अभी जो विश्वविद्यालय का ढांचा है, जिसमें कि सरकारी विश्वविद्यालय आते हैं बड़े पैमाने पर, जिसमें कि हिंदुस्तान की पूरी एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, उसको राज्य संचालित करता है। और राज्य का मतलब है जनता की संपत्ति से वो संचालित होते हैं, वे सेठ साहूकारों की संपत्ति से या राजाओं की संपत्ति से संचालित नहीं होते। सेठ साहूकारों और राजाओं की संपत्ति से संचालित होने वाले विश्वविद्यालय हमारे लिए गौरव की चीज नहीं हो सकते, चाहे उसमें ज्ञान की कितनी भी महत्वपूर्ण चीजें कही गई हो। सबके लिए शिक्षा पहली बार तब आई जबकि हिंदुस्तान में स्वाधीनता संग्राम के दौरान राजा राममोहन राय ने इसकी नींव रखी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसकी नींव रखी। ईश्वरचंद विद्यासागर के पहले किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी धार्मिक विद्वान को, किसी भी विश्वविद्यालय को, चाहे वो नालंदा हो चाहे तक्षशिला हो, सबके लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए नहीं थे। यह दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अंग्रेजों ने सबके लिए शिक्षा की शुरुआत की। उसी तरह यह भी दिमाग से निकाल देना चाहिए कि सबके लिए शिक्षा की शुरुआत नालंदा और तक्षशिला और दूसरे विक्रमशिला विश्वविद्यालयों से हुई। वहां सबके लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए नहीं थे। मध्यकाल में, प्राचीन काल में जो विश्वविद्यालय थे, वहां चयन होता था और चयन में जाति और लिंग भेद सबसे बड़ी समस्या थी। मौका लगेगा तो कभी उस पर बात कर लेंगे, लेकिन यह जो कूपमंडूकता जो हमारे बीच में फैलाई जा रही है कि प्राचीन काल में भारत में 1800 वर्ष तक 18 विश्वविद्यालय उनकी शिक्षा जारी रही,
इसका भारत के जीवन की वास्तविकता से बहुत कम संबंध है। उस जमाने में जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे वे सेठों, साहूकारों और राजाओं की दया पर निर्भर थे, उनके दान पर निर्भर थे। नरेंद्र मोदी अपने ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में जो चीज सजेस्ट कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, क्या शिक्षकों के लिए यही भविष्य है कि वे राजाओं से दान लें, सेठ साहूकारों से दान लें और अपनी एजुकेशन चलाएं? जी नहीं। राजा राममोहन राय ने और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो नींव रखी है, वो नींव रखी थी ये कि सबके लिए शिक्षा और सबके लिए काम, सबके लिए शिक्षा के द्वार खोले थे। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो शिक्षा में दाखिल हो सकता था, स्कूल में दाखिल हो सकता था, कॉलेज में दाखिल हो सकता था। उससे प्रेरणा लेके बाद में उन्होंने फोर्स किया, अंग्रेजों ने उस मॉडल को एक्सेप्ट किया। तो हमारे यहां जिसे हम शिक्षा कहते हैं, और शिक्षा का मतलब सबके लिए शिक्षा कहते हैं, वो सबके लिए शिक्षा की शुरुआत हुई नवजागरण के दौरान, न कि नवजागरण के पहले। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे तक्षशिला हो। तो बीजेपी और आरएसएस के लोग जो सरकार में गए हैं वे झूठ बोलना बंद कर दें। शिक्षा का मतलब भेदभाव भरी शिक्षा नहीं है। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में भेदभाव भरी शिक्षा दी जाती थी। उन विश्वविद्यालयों में तो भूत प्रेत की भी शिक्षा दी जाती थी, तंत्र शास्त्र पढ़ाए जाते थे। हमारे आधुनिक विश्वविद्यालयों ने इस सारी की सारी परंपरा से अपने को अलग किया। जब कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तो वे बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन के मॉडल पर स्थापित किए गए, और ये आधार तक वहां कोई भी व्यक्ति दाखिला ले सकता है। तो ये जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है, जिसके दूसरे पैराग्राफ में जो ग्लोरिफिकेशन किया गया, उस वो ग्लोरिफिकेशन इस बात का संकेत है कि हम नरेंद्र मोदी किस नरक कुंड की ओर हिंदुस्तान की शिक्षा को ले जाना चाहते हैं। अब अगर विश्वविद्यालय चलने हैं तो वो सेठों, साहूकारों और राजाओं की कृपा से चलें, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की कृपा से चलें। पुराने का अगर इतना ही मोह है नरेंद्र मोदी को, तो हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी ईमानदारी से सिर्फ एक बात बताएं, पिछले 7 साल में प्राचीन एजुकेशन के जो संस्कृत पाठशालाएं थी, सैकड़ों संस्कृत पाठशालाएं उत्तर प्रदेश में बंद की गई हैं। क्यों बंद की गई? आरएसएस के लोग क्यों नहीं संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने के लिए जाते? अगर विक्रमशिला और तक्षशिला के पाठशालाओं में सबसे अच्छी पढ़ाई होती थी और ज्ञान के वो भंडार थे, तो आज भी तो वो ज्ञान के भंडार खुले हुए हैं, संस्कृत पाठशालाएं, संस्कृत विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन आरएसएस के लोग पढ़ने नहीं जाते। किसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग? मैं स्वयं 13 साल संस्कृत मीडियम से संस्कृत पाठशाला में रेगुलर विद्यार्थी की तरह पढ़ चुका हूं, और मैं बहुत भरोसे के साथ, दावे के साथ आपसे कह रहा हूं ये बात कि प्राचीन शिक्षा पद्धति से, जिसका कि बहुत कुछ निर्वाह आज भी हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय करते हैं, जिसे हम लोग प्राच्य शिक्षा कहते हैं, आरएसएस के लोग कभी पढ़ने नहीं जाते वहां। आरएसएस के लोगों को संस्कृत पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। आपको 4 अग्रवाल और खंडेलवाल, बनिया, जैनी, ये तमाम किस्म के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये किसी भी विश्वविद्यालय में संस्कृत के स्टूडेंट के तौर पर मिलेंगे नहीं। हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने के लिए यह डॉक्यूमेंट के फ्रेमवर्क में इस तरह से पेश किया जा रहा है कि प्राचीन काल में 1800 वर्ष तक विश्वविद्यालय एजुकेशन रही है। अरे 1800 वर्ष तक अगर विश्वविद्यालय एजुकेशन रही होती तो राजा मूर्ख नहीं होते। हिंदुस्तान के अधिकांश राजा अशिक्षित थे और या कम शिक्षित थे या मूर्ख थे। और जो राजा शिक्षित थे उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया।
नरेंद्र मोदी को यह बात सोचनी चाहिए कि वे जो कह रहे हैं, और जो नरेंद्र मोदी के अनुयायी है उन्हें सोचना चाहिए कि वे जो कह रहे हैं, जो फ्रेमवर्क में सजेस्ट कर रहे हैं, वो कौन सा भविष्य बता रहे हैं आपके लिए। एक और झूठ है जो कि उस ड्राफ्ट में, उस सेकंड पैराग्राफ में बोला गया है। झूठ यह है, उसमें यह कहा गया उन प्राचीन विश्वविद्यालयों में सभी विषय पढ़ाए जाते थे, छात्रावास थे, ग्लोबल इंटरेक्शन था, सेक्युलर शिक्षा थी, हर मुद्दे पर तर्क से पढ़ाया जाता था। वित्तीय मदद थी, इंडोपमेंट था, पब्लिक फंडिंग थी, स्वायत्तता थी, और साथ साथ केंद्रीकृत अकादमिक प्रशासन था। वुमेन एजुकेशन भी थी वहां बतर्ज नरेंद्र मोदी। सारी मुश्किलों के बावजूद नरेंद्र मोदी कहते हैं, सारी मुश्किलों के बावजूद विश्वविद्यालय व्यवस्था 1800 वर्ष तक रही। पांच विदुषी शिक्षिकाओं के नाम बताएं नरेंद्र मोदी के मध्यकाल में। 5 विदुषी शिक्षिकाएं थीं जिन्होंने के लोगों को पढ़ाया था। अगर ये नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये तमाम विश्वविद्यालयों में स्त्रियों के लिए जगह रही होती, दलितों के लिए जगह रही होती, तो नाथों और सिद्धों की परंपरा में कवियों की भीड़ पैदा नहीं होती। भक्ति आंदोलन के कवि अशिक्षित नहीं होते। झूठ की भी एक सीमा होती है, असीम झूठ, जितना इच्छा हो झूठ बोल लो। महाराणा प्रताप को, अकबर को किस विश्वविद्यालय में पढ़ते देखा किसी ने? सीमा होती है हर चीज की, झूठ की भी। पुराने विश्वविद्यालय में, फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राचीन विश्वविद्यालयों में बाकायदा डिस्क्रिमिनेशन था, सबके लिए शिक्षा खुली हुई नहीं थी। अब ये जो ड्राफ्ट है जिस पर के हमने ये सीरीज शुरू करने का निर्णय लिया, इस ड्राफ्ट के मूल लक्ष्य यह है कि जो नई शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी ने जारी की है उसी की संगति में ड्राफ्ट लाया गया है। उन्होंने कहा है कि ये जो शिक्षा अब वो चलाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं वो डिमांड फोकस है और यूजर फ्रेंडली है। यानी अगर आपकी शिक्षा का कोई यूज कर रहा है तब तो आपकी कोई प्रासंगिकता है, अन्यथा यूज नहीं कर रहा है तो कोई प्रासंगिकता नहीं है। अगर आपकी शिक्षा की डिमांड है तो आपकी प्रासंगिकता है, अन्यथा आपकी प्रासंगिकता नहीं है। डिमांड के अभाव में तमाम संस्कृत पाठशालाएं बंद कर दी गईं। उत्तर प्रदेश में अकेले मथुरा में कम से कम 8 संस्कृत पाठशालाएं बंद की गई हैं, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ने नहीं आते थे। मथुरा जो है आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस के लोग शाखा में जाना पसंद करते हैं, बाहर बहुत संस्कृत करते हैं, लेकिन कभी संस्कृत पाठशाला में पढ़ना जाना पसंद नहीं करते। पढ़ने के लिए पब्लिक स्कूल चाहिए, और जनता को मूर्ख बनाने के लिए संस्कृत महान है, संस्कृत की शिक्षा महान है, संस्कृत के पंडित महान है, संस्कृत का धर्मशास्त्र महान है, लेकिन संस्कृत की पाठशाला में पढ़ने नहीं जाएंगे। तो ये जो डिमांड फोकस और यूजर फ्रेंडली जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने अपने इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का रखा है, उसमें उन्होंने एक और चीज जोड़ी है, वो ये कि शिक्षा और लेबर मार्केट के बीच में रिश्ता बनाया जाए और उसके बीच में संतुलन कायम किया जाए। फाइन, लेबर तो हो,
मोदी जी, आपने तो लेबर मार्केट तो छोड़ दीजिए, लेबर को ही गायब कर दिया। अब मार्केट बची है, लेबर नहीं है। 22 करोड़ लोग अपनी नौकरी से वंचित हो चुके हैं और वे अब मजदूर की कैटेगरी से, विभिन्न किस्म की कैटेगरी से बाहर जा चुके हैं। 80 करोड़ से अधिक लोग जो अब कंगाली के कगार पर है, जहां के आप राशन सप्लाई देते हैं, वो कब पढ़ने जाएंगे? कहां पढ़ने जाएंगे? वो, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पढ़ने का कैसे जाएंगे उनके बच्चे? उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उनके गांव में स्कूल नहीं है। आपने 7 साल में कहीं स्कूल खोलने की कोशिश नहीं की। नरेंद्र मोदी उस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स में कहते हैं कि जो डिग्री हासिल करेंगे, क्योंकि ये जो मूल लक्ष्य है वो ये है कि लेबर मार्केट और शिक्षा के बीच में जो असंतुलन, उस असंतुलन को खत्म किया जाए और एक संतुलन पैदा किया जाए। लेबर मार्केट की जो डिमांड होगी वो सप्लाई यूनिवर्सिटी और कॉलेज देंगे। खाली एक पहले काम कर दीजिए नरेंद्र मोदी जी, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में बदल दीजिए, लेबर मार्केट पैदा हो जाएगी। बिना लेबर मार्केट के शिक्षा किसके लिए? शिक्षा में जो लोग भाग लेंगे वो किसके लिए भाग लेंगे? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 4.5 लाख से अधिक छोटे बड़े उद्योग बंद हुए हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए और लेबर मार्केट से लेबर गायब हो गई है। अब वो बेरोजगार बन चुके हैं। तो किसे ये गोल गोल जलेबी खिलाई जा रही है कि हमारा जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स है, शिक्षा का जो लक्ष्य है, वो शिक्षा और लेबर मार्केट के बीच के रिलेशनशिप को संतुलन में बदलेगा? जी नहीं, जी नहीं। आप तो लेबर मार्केट खा चुके हैं, अब शिक्षा को खाना है। खाली शिक्षा को एकदम खोखला कर देना है। उन्होंने एक और बात कही है, बहुत ही मजेदार बात कही है। मतलब ज्ञानी लोग हैं और इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में ज्ञानियों की एकदम वर्षा हो रही है और भीड़ आई हुई है। उन्होंने लिखा है उस ड्राफ्ट में कि 1980-90 के दशक में विभिन्न दुनिया के देशों के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, उन एक्सपीरियंस को, मतलब यूरोप के देशों के अनुभव और दूसरे पश्चिमी देशों के अनुभव, इन सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है और उसका नाम उन्होंने दिया है ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूरोपीय देशों और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रख के यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उन्होंने एक और चीज कही है जिसका मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना बात खुलेगी नहीं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन समझौता जो हुआ 6 देशों के बीच में, जो वाशिंगटन समझौता हुआ 6 देशों के बीच में 1989 में, उसमें देश थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। बाद में संख्या बढ़ती गई और बाई चांस की बात है या सोची समझी नीति की बात है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद में 2014 में इस वाशिंगटन एग्रीमेंट पर भारत ने साइन किए। भारत ने 89 में जो वाशिंगटन एग्रीमेंट बना था, टिल 2014 तक उस पर साइन नहीं किए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आने के बाद में इस वाशिंगटन एग्रीमेंट को इंडोर्स किया और ये वाशिंगटन एग्रीमेंट के बाद में सिडनी एग्रीमेंट आया, डबलिन एग्रीमेंट आया, ये 3 एग्रीमेंट आया और उसके बाद में अनेक देशों ने उस पर सिग्नेचर किए। अब मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं और उनके जो लठैत है एकेडमिक्स में उनसे पूछना चाहता हूं। वाशिंगटन एग्रीमेंट अवेलेबल है इंटरनेट पर। वाशिंगटन एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि हम ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए कर रहे हैं।
इस वाशिंगटन एग्रीमेंट का इंजीनियरिंग के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से भी कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी की विप्लव बुद्धि, विध्वंसकारी बुद्धि देखिए कि जो एग्रीमेंट सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए किया गया, उसको उन्होंने हिंदुस्तान के पूरी एजुकेशन का मॉडल बना दिया। तो ये तो सीधे सीधे वाशिंगटन एग्रीमेंट का एक तरह से उल्लंघन है। वाशिंगटन एग्रीमेंट साफ कहता है कि सिर्फ हम लोग जो 6 दोस्त सिग्नेटरीज हैं और जो बाद में जो और सिग्नेटरीज कंट्रीज उसमें शामिल हुए, वाशिंगटन एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि वाशिंगटन समझौता जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क पर बात कर रहा है, वह समझौता सिर्फ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए है। यहां तक कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के डिप्लोमा को भी इस समझौते में शामिल नहीं किया। ठीक उसी लाइन पर सिडनी और डबलिन एग्रीमेंट तैयार हुआ। सन 89 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि ने साइन किए थे। भारत ने इसमें 2014 में साइन किए। डबलिन समझौता मई 2002 में हुआ और सिडनी समझौता 2001 में हुआ। तो ये 3 एग्रीमेंट हैं जिनके आधार पर नरेंद्र मोदी ग्लोबल एक्सपीरियंस को भारत में लाना चाहते। अरे जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए एग्रीमेंट है, उसे आप हिंदुस्तान की समूची यानी ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, साइंस, तमाम किस्म के स्ट्रीम के लिए आप कैसे लागू कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी को कोई अधिकार नहीं है इसका। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। वाशिंगटन एग्रीमेंट सीधे सिर्फ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के एग्रीमेंट की बात करता है, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात करता है। नरेंद्र मोदी ने बड़े गर्व के साथ में उस ड्राफ्ट में, मैं नरेंद्र मोदी का नाम जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी के बिना नरेंद्र मोदी की सरकार में पत्ता नहीं हिलता। वो ड्राफ्ट नरेंद्र मोदी की चरण रज को छुए बिना आ नहीं सकता बाहर। जगदीश कुमार की ताकत नहीं है, यूईसी चेयरमैन की कोई ताकत नहीं है। नाइनटीन 89 में जो वाशिंगटन एग्रीमेंट हुआ था उस पर किसी भी सरकार ने साइन नहीं किया, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने साइन किया उस पर। वाशिंगटन एग्रीमेंट को पूरी समूची एजुकेशन में लागू करने का मतलब है समूची एजुकेशन व्यवस्था का एक तरह से विध्वंस। और वो विध्वंस कैसे होगा, इसका फ्रेमवर्क मैं आपके सामने सजेस्ट कर रहा हूं। पहली चीज, ये जो ड्राफ्ट नरेंद्र मोदी ने पेश किया है, इस ड्राफ्ट के जरिए नरेंद्र मोदी समूची शिक्षा का चरित्र बदलना चाहते हैं। अभी तक यह था कि हमारे यहां विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता थी, पाठ्यक्रम की स्वायत्तता थी, विद्यार्थियों के पास में भी स्वायत्तता थी, लेकिन शिक्षण की पद्धति की भी स्वायत्तता थी, उसी तरह सीखने की भी स्वतंत्रता थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए, उन्होंने सिस्टमेटिकली इन सब चीजों को एक एक करके कटेल किया है। और ये जो नया जो मॉडल फ्रेमवर्क जो उन्होंने सजेस्ट किया है ड्राफ्ट के तौर पर, ये इन सारी चीजों को एक सिरे से इवॉलिश करता है। वह शिक्षा और राज्य के जो संबंध है, शिक्षा अभी जो है हायर एजुकेशन स्पेशली, वो कंकरेंट लिस्ट में है। अगर इस फ्रेमवर्क को मान लिया जाएगा तो आप तय मान लीजिए अब शिक्षा फिर कंकरेंट लिस्ट में एक तरह से बिल्कुल नॉमिनल होगी, मात्र की होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा।
तो ये जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है, ये शिक्षा के संघात्मक जो अभी तक व्यवस्था रही है उसके ढांचे पर, राज्यों के अधिकारों पर सीधे हमला करता है। ये एक तरह से केंद्रीकृत विदेशी मॉडल है। सेंट्रलाइज जो है एजुकेशन होगी पूरे देश में, सारे विषय एक जैसे पढ़ाए जाएंगे, सारे तरीके एक जैसे होंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये जो वो सजेस्ट कर रहे हैं वो यूरोपीय मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे वो काशी को टोक्यो बना रहे थे ना, काशी को टोक्यो बनाते हुए उन्होंने 300 से अधिक मंदिर तोड़ दिए। अब वो यूरोपीय मॉडल के नाम पर जो चीज लाना चाहते उसका यूरोपीय मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, वो खाली नाम के लिए यूरोपीय मॉडल वहां लिखा हुआ ड्राफ्ट में। क्योंकि आरएसएस वालों को नहीं मालूम, या मालूम है तो जानबूझ के वे छुपा रहे हैं कि यूरोप में शिक्षा किस तरह की है। तो यूरोपीय मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी एक तरह से नकल करके सेंट्रलाइज मॉडल एजुकेशन का इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और इस क्रम में वे शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी बड़े अंतर हैं, मसलन जो विद्यार्थी शहर में पढ़ता है, महानगर में पढ़ता है, गांव में पढ़ता है, यूपी में पढ़ता है, बंगाल में पढ़ता है, तमिलनाडु में पढ़ता है, केरल में पढ़ता है, इनके शिक्षा के बीच में अंतर है। तो ये जो नया जो फ्रेमवर्क है ये अंतरों को एक्सेप्ट नहीं करता। इसका परिणाम यह निकलेगा कि अब सिर्फ विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी सिर्फ कागज पर होगी। ऑटोनॉमी हटा नहीं रहे वो, लेकिन वो सिर्फ अब कागजी होगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी को शौक है यूरोपीय मॉडल के आधार पर एजुकेशन को विकसित करने का, तो हम कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने यूरोप की शिक्षा व्यवस्था पर लिखा है, उसकी कमजोरियों पर लिखा है, उसका जो सेंट्रलाइज्ड मॉडल है उस पर लिखा है। यूरोपीय मॉडल की खूबी यह है, जिसको कि नरेंद्र मोदी बोरो कर रहे हैं, कि अब नरेंद्र मोदी इलेक्टेड पीएम की तरह व्यवहार नहीं कर रहे। वो जो ड्राफ्ट आया वो अब राजा और विश्वविद्यालय का संबंध होगा। अभी तक राज्य और विश्वविद्यालय का संबंध था, अब राजा और विश्वविद्यालय का संबंध होगा। अब विश्वविद्यालयों में क्या होगा यह राजा की इच्छा पर, राजा को जो अच्छा लगेगा वो विश्वविद्यालय में होगा। अभी तक नरेंद्र मोदी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में यही करते रहे। वे लोग आंदोलन नहीं कर सकते जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, वे लोग सेमिनार नहीं कर सकते जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। यह राजा और विश्वविद्यालय का जो मॉडल नरेंद्र मोदी ने विकसित किया है कि राजा है, राजा की इच्छा है, राजा को जिससे सुख मिलेगा विश्वविद्यालय में वही होगा। और यह काम किया जा रहा है किसके नाम पर? यूजीसी के द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट के नाम पर। नरेंद्र मोदी कोई भी चीज करते समय, न उन्होंने शिक्षा नीति बनाते समय न तो शिक्षकों की राय ली, न छात्रों की राय ली, न कर्मचारियों की राय ली। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में किसी भी विश्वविद्यालय में कोई डिबेट डिस्कशन नहीं कराया और नई शिक्षा नीति लागू कर दी और पुरानी एबॉलिश कर दी। तो जिन लोगों को शिक्षा का अनुभव है, जो एजुकेशन से वर्षों जुड़े रहे हैं, उनके अनुभव का कोई दाम नहीं है। सिर्फ राजा की इच्छा, राजा की इच्छा है अब शिक्षा को बेच दो, तो सारी चीजें अब उसकी संगति में तैयार हो रही हैं। राजा की इच्छा थी कि रेल को बेच दो, तो उसी की संगति में सारी चीजें तैयार हुई और रेल बेच दी गई। उन लोगों को रेल बेच दी गई जिन लोगों ने कभी रेल की 1 इंच पटरी नहीं लगाई। उन लोगों को एयर इंडिया बेच दी गई जिन लोगों ने कभी भी कोई भी 1 इंच जमीन एयरपोर्ट के लिए विकसित नहीं की, क्योंकि राजा की इच्छा थी। ये जो राजा और विश्वविद्यालय का संबंध अब नरेंद्र मोदी शिक्षा में लाना चाहते हैं,
तो अब उसमें उसी नीति पर बात होगी जिसको राजा चाहता है, उस नीति पर बात नहीं होगी जिसको जनता चाहती है या विद्यार्थी चाहते हैं या शिक्षक चाहते हैं। अब सब कुछ राजा के मूड और राजा की इच्छा और राजा के अहंकार पर निर्भर करता है। और ये जो मोदी का जो राजा भाव है, ये पीएम भाव नहीं है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रधानमंत्री का नजरिया नहीं है, ये राजा भाव है। ये विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी और राज्य के साथ में विश्वविद्यालयों का और शिक्षा का जो संबंध है, इसको पूरी की पूरी तरह तहस नहस कर देगा। एक अन्य चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो यह कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षण की, प्रशिक्षण की, विद्यार्थियों की समस्याएं अलग अलग किस्म की हैं। सारे देश में एक जैसी समस्याएं नहीं है, तो एक फ्रेमवर्क से पूरे देश को आप चला नहीं सकते, एक भाषा से पूरे देश को चला नहीं सकते। नरेंद्र मोदी को यूरोपीय मॉडल पसंद है, नरेंद्र मोदी के अनुयायियों को यूरोपीय मॉडल पसंद है। मैं नरेंद्र मोदी की शिक्षा के लिए सिर्फ कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ये जान लें कि यूरोपीय देशों में इंजीनियरिंग मॉडल इंप्लीमेंट होता है शिक्षा का, और इस इंजीनियरिंग मॉडल के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय की समस्याओं को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करके वहां काम किया जाता है। वहां सेंट्रलाइज्ड ढंग से सारे विश्वविद्यालयों को एक ही तरह से काम करने के लिए, एक ही किस्म के पाठ्यक्रम चलाने के लिए, सारे शिक्षकों को एक ही तरह से पढ़ाने के लिए तैयार नहीं किया जाता। इससे पता चलता है कि जिसने भी ये ड्राफ्ट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क तैयार किया, उसने देश की जनता के साथ में चीटिंग की है। यूरोप के देशों में इंजीनियरिंग एजुकेशन मॉडल लागू होता है। वे इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि किस कॉलेज में क्या जरूरत है, किस तरह के संसाधनों की जरूरत है, किस यूनिवर्सिटी में क्या समस्या है, उसके लिए किस तरह के संसाधन चाहिए। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज की व्यवस्था अलग अलग तरीके से की जाती है और उसके आधार पर वे शिक्षा के मॉडल को लागू करते हैं। इंजीनियरिंग मॉडल की बात मैंने जानबूझ के बाद में इसलिए उठाई है क्योंकि नरेंद्र मोदी यूरोपीय मॉडल के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। यूरोप के इंजीनियरिंग मॉडल में एजुकेशन का एक स्वायत्त संसार है और विश्वविद्यालयों का स्वायत्त संसार है, राज्य उसमें दखल नहीं देता। आप चाहे फ्रांस जाइए, चाहे ब्रिटेन जाइए, चाहे अमेरिका जाइए, आप चाहे और किसी देश में जाइए, इंजीनियरिंग मॉडल की खूबी है कि वहां रैशनल, लॉजिकल और कामकाजी जो है सहयोग के लिए एक मिनिमम एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक नियंत्रण होना चाहिए, उस पर जोर है। और वहां एक क्रमबद्ध विकास पर जोर है। और जो वहां मॉडल चुना गया जिसके आधार पर वहां शिक्षा का विकास हुआ, उसका बहुत गहरा संबंध वहां सैन्य जरूरतें और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरतों को ध्यान में रख के उस मॉडल को चुना गया। नरेंद्र मोदी ने तो पूरे देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। पूरी लेबर मार्केट गायब कर दी। तो जब लेबर मार्केट ही नहीं होगी, इंडस्ट्री ही नहीं होगी, तो इंडस्ट्रीज के साथ में एजुकेशन कोलैबोरेशन क्या करेगी, कहां करेगी? उन लोगों ने एजुकेशन को, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सैन्य जरूरतें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरतें, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप और उसकी जरूरतें, इन पर ध्यान दिया, उस पर फोकस किया। हमारे यहां तो सिर्फ स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर, इसके अलावा किसी पर जोर नहीं है नरेंद्र मोदी के मॉडल में।
किसी भी स्पेशलाइजेशन पर जोर नहीं है। नरेंद्र मोदी की हाईएस्ट रिक्वायरमेंट और उपलब्धि है कि उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही किस्म के लोग हैं। एक अन्य चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो यह कि ये जो फ्रेमवर्क है जो नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट किया है, ये लैंग्वेज को लेकर एकदम साइलेंट है। भारत एक भाषा से नहीं पढ़ाया जा सकता। भारत एक भाषा का देश नहीं है। यूरोप में पढ़ाई लिखाई एक भाषा के आधार पर नहीं होती। यूरोप के विभिन्न देश अपनी अपनी भाषाओं में हायर एजुकेशन देते हैं। आपके यहां दसियों नेशनलिटीज हैं, उनकी दसियों भाषाएं हैं। अगर आप भाषा के मामले पर अस्पष्टता रखेंगे और आप चाहेंगे कि सिर्फ बाया इंग्लिश आप सबको शिक्षा देंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं, शिक्षा पहुंचेगी नहीं। एक अन्य चीज वो ये कि किस भाषा में शिक्षा हो, नरेंद्र मोदी से पलट के सवाल तो किया जाना चाहिए ना। तक्षशिला में, विक्रमशिला में, नालंदा में किस भाषा में लोग पढ़ाते थे? जिन पुराने विश्वविद्यालयों का नाम लेकर वे गौरव के साथ कहते हैं, उन विश्वविद्यालयों में जन भाषाओं में शिक्षा होती थी या संस्कृत में शिक्षा होती थी? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की एजुकेशन के जो नए फ्रेमवर्क को जिन्होंने सजेस्ट किया है, उसमें से प्राचीन विश्वविद्यालयों के गौरव का गान तो कर रहे हैं, लेकिन उस गौरव गान में जो लैंग्वेज का इशू है उसको टच क्यों नहीं कर रहे? खेल कुल के कि प्राचीन विश्वविद्यालयों में जो गौरवपूर्ण परंपरा थी भाषा के शिक्षण की, जो पद्धति अपनाई गई थी विद्वानों के द्वारा, चाहे वो धर्म कीर्ति हो, चाहे वो नागार्जुन हो, चाहे वो और दूसरे विद्वान हो, उन्होंने जो पद्धति अपनाई थी भाषा की, हम उसी भाषा की पद्धति को अपनाएंगे। क्या दिक्कत है? तब आपको प्राचीन विश्वविद्यालय नजर नहीं आते, आपको यूरोप के विश्वविद्यालय नजर नहीं आते। यूरोप में तमाम देशों में उनकी अपनी भाषा में शिक्षा होती है। आखिरी चीज इस प्रसंग में वो ये कि आखिर ये जो फ्रेमवर्क वे बनाना चाहते हैं, इसका लक्ष्य क्या है और उसके लिए उनके पास संसाधन कितने हैं? नरेंद्र मोदी का पूरा ड्राफ्ट कहां से संसाधन आएंगे इसकी बात नहीं करता, बल्कि वे इस बात को खुला छोड़ देते हैं निजी क्षेत्र के साथ में शिरकत के लिए। अब विश्वविद्यालय शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, उसका नया फ्रेमवर्क इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे विकसित करते हैं। यानी लौट के बुद्धू घर को आए, नरेंद्र मोदी की स्टाइल है अतीत की ओर लौटो। शिक्षा में भी वो अतीत की ओर लौटना चाहते हैं। शिक्षा के अतीत में यही था, अपने संसाधन स्वयं जुगाड़ करो और पढ़ाई करो। अपने संसाधन स्वयं जुगाड़ करो, अपना स्कूल चलाओ, कॉलेज चलाओ, संस्कृत पाठशाला चलाओ, आश्रम चलाओ। वही चीज, वही फ्रेमवर्क नरेंद्र मोदी नए एजुकेशन फ्रेमवर्क में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अब आप अपने संसाधन खुद जुगाड़ करें। क्योंकि नरेंद्र मोदी संसाधन कहां से आएंगे इसके बारे में बात नहीं करते। तो जाहिर है जिसके पास संसाधन होंगे उसे शिक्षा मिलेगी, जिसके पास संसाधन नहीं होंगे उसके पास शिक्षा नहीं मिलेगी। जो विषय संसाधन नहीं जुगाड़ कर पाएंगे वे नहीं पढ़ाए जाएंगे। इसका अर्थ यह होगा कि जैसा कि नरेंद्र मोदी ने उस ड्राफ्ट में भी लिखा है, उनकी नजर किस पर है? उनकी नजर है इंजीनियरिंग पर, उनकी नजर है टेक्नोलॉजी पर, उनकी नजर है विज्ञान पर। तो फिर समाज विज्ञान, ह्यूमैनिटीज वगैरह का क्या होगा? भाषा का क्या होगा? कहां पढ़ेंगे लोग? नरेंद्र मोदी के इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को, प्रस्ताव को मान लिया जाए तो आप तय मान लीजिए शिक्षा और सरकार का संबंध, शिक्षा और राज्य का संबंध
शिक्षा, राज्य और समाज का संबंध बुनियादी तौर पर बदल जाएगा। अभी एक अकाउंटेबिलिटी है केंद्र की और राज्य सरकारों की कि वो शिक्षा दें, लेकिन अगर ये ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया जाता है और इंप्लीमेंट किया जाता है तो फिर ये जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। एक अन्य चीज है जो कि ड्राफ्ट के साथ ही जुड़ी हुई है, और लेकिन वो चल पहले से रही है, वो ये कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपका लक्ष्य क्या है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा आप लक्ष्य के लिए आप किस तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शिक्षा चाहते हैं, यूरोपीय मॉडल की शिक्षा चाहते हैं, तो आपको तो ये तो बताना पड़ेगा कि आप पगार कितनी देंगे। पगार की पॉलिटिक्स क्या है कॉमरेड? जय श्री राम की पॉलिटिक्स तो मालूम है, लेकिन पगार की पॉलिटिक्स क्या है? ये शिक्षक जो पढ़ाएंगे इनको किस तरह की पगार मिलेगी? क्या वही पगार की पॉलिटिक्स रहेगी जो अभी जारी है? उत्तर प्रदेश में लोगों को यूजीसी के स्केल के हिसाब से न गेस्ट लेक्चरर को न पार्ट टाइम टीचर्स को पेमेंट नहीं मिलता। दिल्ली में जिस तरह का पेमेंट मिलता है उस तरह का पेमेंट अन्य राज्यों में नहीं मिलता। और जब ये पूरा का पूरा ढांचा एकदम ही बदल जाएगा तब पगार की स्थिति क्या होगी? आपने तो वायदा किया था ना, आपके पहले जो दूसरे लोग थे जो कि निजी क्षेत्र के बड़े हिमायती थे, आज भी बड़े हिमायती हैं जो लोग निजी शिक्षा के और निजी क्षेत्र में शिक्षा के, निजी क्षेत्र में शिक्षा के में पगार की राजनीति में जो अराजकता है, पगार की व्यवस्था में जो अराजकता है, लोगों की तनख्वाहों में जो अराजकता है, जो असुरक्षा है, वो अकल्प नहीं है। तो सवाल यह है कि आपका लक्ष्य अगर यह है तो आपको यह बताना पड़ेगा कि इसके संसाधन कहां से आएंगे। अगर नरेंद्र मोदी का यह ड्राफ्ट स्वीकार कर लिया जाता है तो सिर्फ वही संस्थान बचेंगे, वही विभाग बचेंगे जो कि संसाधन जुगाड़ कर लेंगे, और जो संसाधन जुगाड़ नहीं कर पाएंगे वे कोलैप्स कर जाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे। इस ड्राफ्ट से एलीट वर्ग को कोई परेशानी नहीं है। और संयोग की बात है कि हम शिक्षक जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाते हैं वो अपने को एलीट से कम नहीं समझते, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एलीट की ये समस्या ही नहीं है कि एजुकेशन में कितना खर्चा होगा, कहां खर्चा होगा, कहां देना होगा, वो खर्चा देके पढ़ा लेगा। असल परेशानी है मिडिल क्लास के लोगों के लिए, निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनको की शिक्षा की सख्त जरूरत है, उनके लिए परेशानी है। अगर यह ड्राफ्ट लागू होता है तो यह वर्ग एक सिरे से शिक्षा से खदेड़ के बाहर कर दिए जाएंगे। एक अन्य चीज, नरेंद्र मोदी की लाइन क्या है इस पूरे ड्राफ्ट में? लाइन यह है, नरेंद्र मोदी का मॉडल क्या है? सेल्फ मेड मॉडल। तुम पढ़ना चाहते हो, खर्चा करो। तुम खर्चा नहीं कर सकते, तुम पढ़ नहीं सकते। अगर सेल्फ मेड मॉडल शिक्षा में लागू किया जाता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी की लाइन है, जैसा कि अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में चल रहा है भारत में, सेल्फ मेड मॉडल, तो जो लोग सेल्फ मेड मॉडल के जरिए पढ़कर आएंगे उनमें कॉर्पोरेट घरानों की, ब्यूरोक्रेसी की जो हायरार्की है उसके अतिक्रमण करने की कोई क्षमता नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ मेड मॉडल बेसिकली एक ही चीज पर निर्भर करता है जिसका कि इस ड्राफ्ट में जिक्र किया गया है, नौकरी और डिग्री के रिश्ते पर। और नौकरी और डिग्री का रिश्ता इस नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तावित मॉडल की बुनियादी लक्ष्य है। अगर यह लक्ष्य मान लिया जाएगा तो अब जिसको डिग्री है और नौकरी मिल गई उसकी तो सामाजिक हैसियत है, और जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं मिली, जीरो।
तो डिग्री और नौकरी ये दोनों जब तक होंगी तब आपकी सामाजिक हैसियत होगी, अन्यथा आप बेरोजगार होंगे। और ऐसी स्थिति में शिक्षा पाना महत्वपूर्ण नहीं होगा, नौकरी पाना महत्वपूर्ण होगा। और यही वह जगह है जहां से शिक्षा मूल्यहीन होती चली जाएगी। और नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 7 साल से इस तरह के राजनीतिक कदम और एकेडमिक कदम उठाते रहे हैं कि शिक्षा को उन्होंने लगातार मूल्यहीन बनाया है। कोरोना पीरियड में पिछले 2 साल में मास कॉपिंग हुई है ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर, और बहुत ही शर्मनाक चीज है ये। नई जो मॉडल है उसमें हो सकता है कि सबके पास डिग्री हो, लेकिन जरूरी नहीं सबके पास रोजगार हो। इसलिए जो सामूहिक शिक्षा का जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने तय किया है, उसमें सामूहिक शिक्षा और सामूहिक रोजगार का भविष्य दोनों ही अंधकार में है, क्योंकि सामूहिक शिक्षा सबको नहीं मिल सकती। सामूहिक शिक्षा में सिर्फ वही शामिल होंगे जिनकी अंटी में दाम है। एक और चीज है जो कि मैं कहना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता से, हमारे यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के नाम लेते हैं। इन तमाम यूनिवर्सिटियों में ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ाया जाता जो अन्य दूसरे विश्वविद्यालयों में न पढ़ाया जाता हो। ये यूनिवर्सिटियों के नाम बड़े इसलिए हैं क्योंकि इनके साथ में बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के नाम जुड़े हुए हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के पैसे लगे हुए हैं वहां। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में ठीक वही मॉडल लाना चाहते हैं। इस बार के बजट में उन्होंने साफ कहा है कि वे विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खोलेंगे। यूरोप में ये तमाम विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये तमाम जो बड़े विश्वविद्यालय माने जाते हैं, इन विश्वविद्यालयों की डिग्री उनके जो कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूटर है उसकी वजह से उसकी सामाजिक ताकत समझी जाती है। उस डिग्री में ऐसा कुछ खास नहीं होता जो दूसरी जगह ना हो। मसलन आपने अगर येल से लॉ में कोई परीक्षा देके पास की है और किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से पास की, तो कोई इसमें कोई खास फर्क नहीं हो कोर्स में। चूंकि हर जगह कॉर्पोरेट घराने प्रभुत्व जमाए हुए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अब शिक्षा में भी कॉर्पोरेट घराने प्रभुत्व जमाएं। एकेडमिक नेटवर्क में भी कॉर्पोरेट घरानों का प्रभुत्व हो। विश्वविद्यालयों को भी कॉर्पोरेट घरानों से जोड़ा जाए, उनकी पहचान से जोड़ा जाए। और इसी से आने वाले समय में अगर ये ड्राफ्ट मंजूर होता है तो अकादमिक हायरार्की तय होगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। कांग्रेस की सरकार ने बड़े पैमाने पर प्राइवेट विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने का निर्णय इंप्लीमेंट करा दिया। सैकड़ों संस्थान हैं, दर्जनों विश्वविद्यालय हैं, हजारों कॉलेज हैं जो प्राइवेट चला रहे हैं। आप उनका आउटपुट देखिए रिसर्च में, और आप सरकारी विश्वविद्यालयों का आउटपुट देखिए रिसर्च में, जमीन आसमान का अंतर है आज भी। मैं अपना टाइम नष्ट नहीं करना चाहता अभी इस बीच में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर मैं पहले एक लेक्चर दे चुका हूं। हम सिर्फ नरेंद्र मोदी से एक ही सवाल कर रहे हैं, शिक्षा को अगर लेबर मार्केट से जोड़ना है, उसके साथ में उसका संबंध बनाना है, तो पहले लेबर मार्केट पैदा करो। यूरोप का उदाहरण दे रहे थे ना, यूरोप में क्या हुआ है? यूरोप में शिक्षा में क्या हालत है? यूरोप में शिक्षा में हालत यह है कि यूरोप में इनिशियली ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में पार्शियली कटौती शुरू हुई।
शुरू में एजुकेशन इनके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन पार्शली धीरे धीरे कटौती शुरू हुई, ऑटोमेशन आया और दूसरी चीजें आई, इसका शिक्षा पर असर पड़ा। बाद में कम्युनिकेशन और कंप्यूटर आया, मास कम्युनिकेशन आया, फाइनेंशियल वित्तीय सेवाएं आई, कॉर्पोरेट प्रबंधन आया, कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुई तकनीक के शिक्षा के प्रश्न आए, क्योंकि ये तमाम इंडस्ट्रीज आई, तो इनके अनुकूल शिक्षा को मोड़ा गया और इनके अनुकूल पेशेवरों की मांग पैदा की गई। भारत में स्थिति क्या है? भारत में तो आपने सारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर रही है। भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने क्लाइमैक्स पर है। तो पहली जरूरत क्या है? पहली जरूरत है, अगर शिक्षा को बचाना है, शिक्षा को अगर लेबर मार्केट से ईमानदारी से नरेंद्र मोदी जोड़ना चाहते, तो पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो खड़ा करें। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, निरुद्योगीकरण करके आप हिंदुस्तान में शिक्षा में सिर्फ बेरोजगार पैदा करेंगे। आप निरुद्योगीकरण करके शिक्षा को कॉर्पोरेट हाउस के हवाले करके सिर्फ शिक्षा में खुली लूट कॉर्पोरेट हाउस की शुरू करेंगे। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि इस ड्राफ्ट को इन टोटो खारिज किया जाए। इस ड्राफ्ट से जुड़े हुए जो दूसरे प्रसंग हैं और मसले हैं, उनकी चर्चा अगले एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।